नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BM सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण MCQ को करने वाले हैं जो विभागीय परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है। ये 20 MCQ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है सभी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोई पंजीकृत पत्र तब तक किसी देश नहीं किया जाएगा जब तक उसके या उसके एजेंट के द्वारा इसकी लिखित प्राप्ति न दी गई हो। नो रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी dash the addressee unless he or his agent authorized in writing has signed a receipt for it। इसमें बोला क्या जा रहा है कि कोई पंजीकृत, कोई रजिस्टर्ड लेटर, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड लेटर तब तक किसी को नहीं दिया जाएगा तब तक, यानी डेस्क जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या फिट होगा, वितरित फिट होगा। तो ठीक है, जो पंजीकृत लेटर है वो तब तक किसी को वितरित नहीं किया जाएगा जब तक उसके या उसके एजेंट द्वारा कोई लिखित में, कोई रिटेन में पोस्ट ऑफिस को न दिया हो। उसको रिटेन में पोस्ट ऑफिस को देना पहले से ही अगर दे के रखेगा तभी वो जो पंजीकृत पत्र है उसको या उसके एजेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन, को वितरित, डिलीवर्ड टू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजीकरण आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ, एक बीमा वस्तु का एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, एक वस्तु जिस पर पंजीकृत लिखा हो, एनी आर्टिकल बियरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, एक वस्तु जो वितरण हो जाने के बाद पुनः पोस्ट की जाती है। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल व्हिच इज रीपोस्टेड आफ्टर डिलीवरी, कोई मूल्यदेय वस्तु, एनी वैल्यू पेएबल आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंजीकरण आवश्यक है। किस किस मामलों में पंजीकरण आवश्यक है वो आपसे इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है एक बीमा वस्तु का, तो जो बीमा वस्तु होता है उसका तो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, यानी ये ऑप्शन जो है ये सही है। एक वस्तु जिस पर पंजीकृत लिखा हो, अगर किसी वस्तु के ऊपर रजिस्टर्ड लिखा हुआ रहेगा तो उसको रजिस्टर करना अनिवार्य है, इसको भी करना होगा। तीसरा पॉइंट है एक वस्तु जो वितरण हो जाने के बाद पुनः पोस्ट की जाती है, ये भी सही है। अगर मान लीजिए कोई पत्र आया था, उसको वितरण कर दिया है और फिर से उसको पुनः प्रेषित करना चाहता है तो उसके लिए रजिस्टर्ड दोबारा करना पड़ेगा। और चौथा जो पॉइंट है कोई मूल्यदेय वस्तु यानी VP, तो VP के तो बिना रजिस्टर करके आप भेज नहीं सकते, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, यानी उपरोक्त तो जो चारों पॉइंट है वो सभी सही है। चौथा पॉइंट जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी पत्र का अधिकतम भार डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो विदेशी पत्र होता है यानी फॉरेन जो लेटर होता है उसका मैक्सिमम जो वजन सीमा है वो कितना होना चाहिए। देखिए, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम या 5000 ग्राम। तो जो फॉरेन लेटर होता है वो मैक्सिमम आप 2000 ग्राम यानी 2 kg तक ही उसका जो अधिकतम है वो 2 kg तक ही आप भेज सकते हैं। मैक्सिमम जो वेट लिमिट है वो 2 kg है। तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इनवर्ड विदेशी डाक वस्तुओं का परीक्षण, इनवर्ड विदेशी डाक वस्तुओं का परीक्षण एवं कस्टम ड्यूटी का निर्धारण डैश किया जाता है।
The examination and assessment of custom duty on inward foreign article is done by, जो फॉरेन आर्टिकल होता है उसका जो परीक्षण और कस्टम ड्यूटी का निर्धारण कौन सा ऑफिस करता है ये आपको बताना है। कस्टम कार्यालय, कस्टम ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, सॉरी ये नहीं होगा, फॉरेन पोस्ट यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस, एक्साइज ऑफिस, एक्साइज ऑफिस, निम्न तीनों कार्यालय। तो देखिए जो फॉरेन आर्टिकल होता है, विदेशी आर्टिकल होता है और कस्टम ड्यूटी जिसमें निर्धारण करना हो और परीक्षण करना हो, उसका काम किसका होता है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस का होता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये सही हो जाएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय डाक में शब्द पत्र डाक डैश पर लागू होता है। इन द फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू, जो अंतर्राष्ट्रीय डाक के लिए जो पत्र डाक का जो शब्द है ये किस पर लागू होता है? छोटे पैकेट, मुद्रित कागज, पत्र, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्मॉल पैकेट, अगर आप स्मॉल पैकेट भेज रहे हैं तो उसको भी पत्र डाक में गिनती आता है। प्रिंटेड पेपर ये भी पत्र डाक के गिनती में आता है और लेटर ये भी पत्र डाक के गिनती में आता है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है ये पत्र डाक की श्रेणी में आता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। DCF का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ DCF। तो DCF का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन है डाटा कैप्चर फैसिलिटी, ये बिल्कुल नहीं होगा। डाटा सेंटर फैसिलिटी, हाँ ये सही लग रहा है। डायरेक्ट कंसुलर फिलिंग गलत है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये भी गलत है। तो दोस्तों जो DCF का फुल फॉर्म है वो डाटा सेंटर फैसिलिटी। घरेलू स्पीड पोस्ट में डाक वस्तुओं के लिए बीमा की सीमा क्या है? जो घरेलू स्पीड पोस्ट होता है दोस्तों, उसका जो वस्तु का बीमा होता है वो मैक्सिमम कितने का कर सकते हैं? व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कंसाइनमेंट इन डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट? ठीक है, अप टू 2 लाख, अप टू 50,000, अप टू 1 लाख, अप टू 10,000। तो जो दोस्तों डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट की जो इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट है वो आप 1 लाख तक का कर सकते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अप टू 1 लाख। 1 लाख तक का आप बीमा कर सकते हैं। एक गैर पंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार डैश किलोग्राम से अधिक नहीं होने चाहिए। द वेट ऑफ एन आर रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड डैश किलोग्राम। जो आर रजिस्टर्ड पार्सल होता है दोस्तों उसका जो वजन सीमा है वो कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4, 10, 35, 20। तो जो आर रजिस्टर्ड पार्सल होता है दोस्तों वो 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 4 किलो से पार होगा तो उसका रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। 4 kg से अगर एबव हो जाएगा, एबव, तो रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। ₹5 मूल्य वर्ग के 12 माई स्टम्प वाली सीट के लिए ग्राहकों के लिए इसके चार्जेस रुपये हैं। डैश रुपीज आर इट्स चार्ज फॉर कस्टमर्स फॉर ए सीट ऑफ 12 स्टम्प ऑफ RS5 डिनोमिनेशन। अगर आप ₹5 मूल्य वर्ग के माई स्टम्प बनवाते हैं वो भी 12 सीट का, तो इसके लिए ग्राहक को कितना चार्जेस देना पड़ता है ये आपको बताना है। तो ₹500, 300, 360 या ₹60। ये जो प्रश्न है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
कोई बार इसका आंसर हर कोई गलत ही करता जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 5 रुपये मूल्य वर्ग के अगर कोई 12 माई स्टम्प बनाना चाहता है तो उसके लिए उसको ग्राहक को 300 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जैसे ही पोस्टमैन डाकघर में वापिस आता है, धनादेश सहायक को उससे डैश वापिस प्राप्त कर रसीद देनी चाहिए। As soon as the postman return to office, the MO assistant should take from them the dash and give receipt for it. जैसे ही कोई पोस्टमैन अपने बीट में पूरा काम करके वापस आएगा तो जो धनादेश सहायक होता है, एमओ असिस्टेंट होता है, तो एमओ असिस्टेंट क्या कर लेगा, यही आपको बताना है कि एमओ असिस्टेंट को उसको क्या सौंप देना चाहिए, और सौंप देने के बाद उसको एमओ जो सहायक है उसको रसीद दे देगा। यही आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन है पेड तथा अनपेड धनादेश। केवल पेड धनादेश टेबल पर रख देगा, ट्रेजरी के टेबल पर। तो देखिए पोस्टमैन का यह कर्तव्य होता है कि वो बीट में जाने के बाद अगर उनके पास धनादेश हो तो पेड हो या अनपेड हो, उसका पूरा लिस्ट एमओ सहायक को दे देनी चाहिए। जैसे ही देगा तो उसको एक रिसिप्ट एमओ असिस्टेंट पोस्टमैन को दे देगा। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन है पेड तथा अनपेड धनादेश वापिस प्राप्त कर रसीद देनी चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेड एंड अनपेड एमओस। स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं की इनवॉइस की परीक्षण अवधि क्या है? स्टॉक डिपो से जो प्राप्त होता है दोस्तों वस्तु, तो उसकी जो इनवॉइस मिलता है उसको संरक्षण करने की अवधि क्या है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इनवॉइस ऑफ आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टॉक डिपो? 5 years, 2 years, 3 years या 1 years? तो स्टॉक डिपो से जो वस्तु मिलता है उसकी इनवॉइस की परीक्षण अवधि है 3 years, 3 years, 3 साल। इनमें से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस? पार्सल डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मेल डिपार्टमेंट, मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? देखिए सॉर्टिंग मेल ऑफिस में पार्सल डिपार्टमेंट रहता है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये भी होता है, मेल डिपार्टमेंट ये भी होता है, लेकिन ये जो है चौथा पॉइंट मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं होता है। ये चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हेड पोस्टमैन को कौन सा कार्य सौंपा नहीं जा सकता? हेड पोस्टमैन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू डू व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स? प्रश्न में ये बोल रहा है दोस्तों आप हेड पोस्टमैन को क्या काम नहीं करवा सकते हैं, यानी कौन सा काम नहीं दे सकते हैं उनको। देखिए छोटी मोटी शिकायत की जांच, इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेन, ये आप उनको दे सकते हैं, ये पोस्टमैन करता है जो हेड पोस्टमैन होता है। ई मनी ऑर्डर की भुगतान की पुष्टि करना, ये भी काम करता है। डाकियों और लेटर बॉक्स परिचारकों के काम का परीक्षण, टेस्ट द वर्क ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स, ये भी काम करता है। बीट सुव्यवस्थीकरण, बीट रेशनलाइजेशन, ये काम वो नहीं कर सकता है, ये काम उनको नहीं दे सकते हैं आप। ये जो चौथा पॉइंट है ये आपका सही हो जाएगा, बीट रेशनलाइजेशन। मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को स्टाम्प तथा मोहरे ये कुछ सेट दी जाती है।
इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इन केस ऑफ मेल ऑफिस एवरी सेट इज सप्लाइड विथ फ्यू सेट्स ऑफ स्टाम्प एंड सील्स, which ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? ए डेट स्टाम्प, ए नेम स्टाम्प, ए डेट सील, ए स्पीड सील। तो मेल ऑफिस में जो सेट होता है दोस्तों, उसको किस किस प्रकार की मोहर उपलब्ध कराई जाती है? तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा मोहर उनको नहीं दिया जाता। तो देखिए, ए डेट स्टैम्प ये तो दिया जाता है, ए नेम स्टैम्प ये भी दिया जाता है, ए डेट सील ये भी दिया जाता है, लेकिन ए स्पीड सील उसको नहीं दिया जाता है। चौथा पॉइंट जो है इसका सही हो जाएगा। मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों में निम्नों में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? द ड्यूटीज ऑफ द मेल गार्ड और मेल एजेंट डज नॉट इंक्लूड व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स? आप मेल गार्ड और मेल एजेंट के जो कर्तव्य है, तो ये निम्न में से कौन सा कार्य उसका नहीं है, ये आपको बताना है। पत्रों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल, पत्रों की छँटाई, सॉर्टिंग ऑफ आर्टिकल, पत्रों का प्रेषण, डिस्पैच ऑफ आर्टिकल, पत्रों का वितरण, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। तो जो मेल गार्ड और मेल एजेंट होता है वो रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल ये तो करता ही है, पत्रों की प्राप्ति करना उनका काम है, पत्रों की छँटाई करना उनका काम है, पत्रों का प्रेषण ये भी उनका काम है, लेकिन पत्रों का वितरण ये चिट्ठी वो लोग नहीं बांटेगा, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल ये काम वो लोग नहीं करता है। तो चौथा पॉइंट जो है ये आपका सही हो जाएगा, पत्रों का वितरण वो लोग नहीं करता है। ग्राम डाकिया निम्न में से कौन सा कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है? विलेज पोस्टमैन आर नॉट ऑथोराइज टू कैरी आउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? पंजीकृत पत्र बुक करने के लिए, प्रेषण के लिए दी गई पत्रों को लेना, भुगतान पर उनसे मनी ऑर्डर फॉर्म भी प्राप्त किए जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट बुक करने के लिए, टू बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल, टू कलेक्ट लेटर टेंडर्ड टू देम फॉर डिस्पैच, मनी ऑर्डर फॉर्म may also be obtained from them on payment, to book स्पीड पोस्ट। तो देखिए, जो ग्रामीण डाकिया है पंजीकृत पत्र बुक करने के लिए ये काम वो करता है, प्रेषण के लिए दी गई पत्रों को लेना ये भी उनका काम है, भुगतान पर उनसे मनी ऑर्डर फॉर्म भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है उनके लिए, लेकिन ये जो है चौथा पॉइंट स्पीड पोस्ट बुक करने के लिए उनका जो कार्यशैली है उसमें ये शामिल नहीं है, वो स्पीड पोस्ट बुक नहीं करेगा। चौथा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। मोबाइल बैंकिंग शुरू की गई थी, मोबाइल बैंकिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन। पोस्ट ऑफिस जो मोबाइल बैंकिंग की सेवा अभी दे रही है, तो ये कब शुरू किया गया था? 15 अक्टूबर 2018, 15 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2018 एंड 30 नवंबर 2019। तो दोस्तों आपको बताना है, जो डाकघर मोबाइल बैंकिंग जो पीओएसबी खाते में ये सुविधा दी जा रही है, अब ये कब लॉन्च किया था ये आपको बताना है। ये प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में कोई सर्कल में इसको पूछा गया था। तो दोस्तों बताइए, कमेंट करिए, जिन जिन को ये इनका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ये जो सेवा है दोस्तों पीओएसबी खाते में दिया जाता है, ठीक है।
तो ये इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर 2019। नामांकन सुविधा के संबंध में उपलब्ध नहीं है। नामांकन सुविधा के संबंध में उपलब्ध नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो आपको इसमें बताना है कि जो नॉमिनी रखा जाता है, नामांकन की सुविधा है, तो इन 4 स्कीम में से किस स्कीम में नॉमिनी का जो फैसिलिटी रहता है वो नहीं दिया जाता है। लघु खाता, संयुक्त खाता, एसबी पेंशन खाता, ये सभी, माइनर अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, एसबी पेंशन अकाउंट। तो नामांकन की जो सुविधा दोस्तों ये माइनर अकाउंट में तो अवेलेबल है, उनको दिया जाता है, जॉइंट अकाउंट में भी दिया जाता है, लेकिन एसबी पेंशन अकाउंट में ये नॉमिनी रखने का कोई मतलब ये नहीं दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसबी पेंशन खाता। एसबी पेंशन अकाउंट में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है ये सही हो जाएगा, एसबी पेंशन खाता। किसान विकास पत्र केवीपी में निवेश की गई राशि 10 महीनों में दोगुना हो जाती है। किसान विकास पत्र जो डाकघर का एक स्कीम है जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें पैसा दोगुना हो जाता है, केवीपी। तो इसमें कितने महीनों में पैसा आपका दोगुना हो जाता है ये आपको बताना है। 115 मंथ, सॉरी 115 मंथ, 120 मंथ, 123, 124। तो दोस्तों बताइए, जो केवीपी जो है वो पैसा को कितने महीनों में दोगुना कर देता है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 123। 123 मंथ में आपका पैसा दोगुना कर देगा। ये नया अभी दोस्तों इसमें कुछ करेक्शन हुआ है। इससे पहले देखिए, इससे पहले 124 मंथ में दोगुना हो रहा था, लेकिन अभी 1 महीना घटा दिया है। लेकिन अभी जो सही आंसर हो जाएगा आपका 123। तीसरा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते में लड़की के 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद समय से पहले निकासी की अनुमति है। प्रीमेच्योर विथड्रॉल इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन्स द एज ऑफ डेज। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, SSA, खाते में लड़की के डेज आयु यानी लड़की की कितनी वर्ष हो जाने के बाद समय से पहले वो निकासी कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 21 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14 ईयर्स या 18 ईयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। जैसे ही लड़की का आयु 18 ईयर्स हो जाएगा तो वो समय से पहले निकासी की अनुमति उनको है। या तो उनका अगर फुल मैच्योरिटी चाहिए तो फुल मैच्योरिटी के लिए उनको 21 ईयर्स के बाद उसको मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। यही था दोस्तों आज की इस टॉप 20 MCQ का वीडियो। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।